वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम यूपी टेट सिलेबस 2020-21 जो कि नोटिफिकेशन आने वाला है, ये जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, किस पे हमें अधिक फोकस करना है और किस पर कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट का जो सिलेबस होता है वह 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सभी जो भाग होते हैं वह 30-30 अंकों के होते हैं और 30 ही प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न 1 अंक का होता है। सबसे पहला भाग होता है बाल विकास एवं अध्यापन, इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। दूसरा होता है गणित। थर्ड होता है भाषा, जो कि हिंदी कंपलसरी होता है, ठीक है, आपको हिंदी करनी ही करनी है। दूसरा होता है भाषा सेकंड, इसमें से आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इसमें से आप एक ले सकते हैं। हिंदी कंपलसरी होती है, इसमें से आप एक भाषा चूज कर सकते हैं, जो कि 30 अंकों का ये भी होता है। फिर होता है पर्यावरण अध्ययन। इस प्रकार होते हैं टोटल जो होता है 150 प्रश्न एवं 150 अंक। सभी को हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस है जो 2019 में हुआ था और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सिलेबस भी नहीं आया है। बट आप डोंट वरी, सिलेबस में चेंजेस बहुत ही कम होता है, अदरवाइज चेंजेस नहीं होगा, इसलिए आप बिना किसी टेंशन के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर होता है वह क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, प्राथमिक स्तर, ठीक है। प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए आपके पास बीएड और बीटीसी, ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद सुपर टेट। तो ये जो सिलेबस है वह टेट का सिलेबस है। तो पहले बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास अर्थात बच्चों का विकास। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, तो इसमें बाल विकास का क्या अर्थ है। तो विकास में क्या हो जाएगा, विकास भी कई स्तरों पे होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास, ठीक है। तो इसमें सभी कुछ आ जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसका क्या क्षेत्र है, अवस्थाएं क्या है, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति विकास, इफेक्ट करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। इसके अलावा पारिवारिक, समाज और विद्यालय, संचार माध्यम। आज के मॉडर्न युग में संचार माध्यम बहुत ही इफेक्ट डाला है बच्चों के विकास पर। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना इतने अच्छे से चला रहे हैं और मतलब मोबाइल के बिना उनकी लाइफ भी एक अधूरी सी हो रही है। बच्चों को भी ये लगता है कि मोबाइल कंपलसरी है उनकी लाइफ में। तो संचार माध्यम भी बच्चों के विकास में बहुत ही इफेक्ट डाल रहे हैं। आगे सीखने का अर्थ, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो बच्चा पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने पर्यावरण से सीखता है, उसके बाद वह बाहर जाता है। तो इस प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और प्रभावशाली कौन सी विधियां हैं, इसमें आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अधिगम के नियम, जिसमें थॉर्नडाइट के सीखने के नियम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, थॉर्नडाइट का प्रयास त्रुटि, इसके अलावा पॉवलोव है, वो पॉवलोव ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, डॉग पर दिए, थॉर्नडाइट ने बिल्ली पर दिया था। इसके बाद स्किनर ने चूहे पर दिया है, कोहलर, ठीक है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, मतलब इंसान रटने से नहीं या एक बार प्रयास त्रुटि से नहीं सीखता, अपने दिमाग से भी सीखता है। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्युगासी का सिद्धांत। तो ये जो पार्ट है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन 101% आता है। नेक्स्ट है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। तो जो सीखना है तो कौन कौन सी इसमें विधियाँ हैं, तो इसमें वो सब आ जाएगा। सूक्ष्म विधियाँ हैं और शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, नवीन विधियाँ आ गया, उपागम, सूक्ष्म, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से अर्थ होता है एक विद्यालय के अंदर, एक क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो सब तरह के बच्चे होते हैं, जिसमें अलग भाषा के, वर्ग के, जाति के, ये सब लिंग। तो ये हमारी क्लास में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, उन्हें ब्रेन लिपि से पढ़ाना, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। परामर्श देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं, तो इसमें मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान जिला चिकित्सालय पर्यवेक्षण, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसको भी समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझने वाली चीज़ है। आप इसको समझते जाएंगे तो आपके माइंड में ही सेट होता जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम और अध्यापन, ठीक है। तो बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं और उनकी बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं।
तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। एक समस्या समाधान करता वैज्ञानिक, मतलब बच्चा जो होता है एक खोजकर्ता के रूप में होता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, बार बार पूछते हैं आपसे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उनके माइंड में हर समय क्वेश्चन से घूमता रहता है। तो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। यदि हम उनकी जिज्ञासा को शांत करते जाएंगे तो बच्चे उसको अच्छे से सीखते जाएंगे। लेकिन हम डांट देंगे, नहीं तुम रहने दो, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो बच्चे क्या उसको हीन भावना और उनके अंदर क्वेश्चन सब दबते चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अधिगम और अध्यापन बच्चों को किस प्रकार से कराया जाए, ये सब आएगा। वो संवेदना, प्रेरणा, अधिगम, बच्चों को मोटिवेशन देना, उनको वो संवेदना, बच्चों क्या होते हैं एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हम जिधर बच्चों को हम फोर्स करेंगे, जिधर हम उनको प्रेरणा देंगे, लक्ष्य दे देंगे, तो बच्चे उधर ही ढल जाते हैं। हिंदी को अच्छे से कवर करना है। अब हिंदी में क्या करना, अपठित अनुच्छेद का पैराग्राफ आएगा जो आपका अपठित होगा और उसमें से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, तो इसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, कंठ से कौन सा व्यंजन लिए जाते हैं, क, ख, ग। तो इस तरह से इसमें आपको सभी व्यंजनों को कैटेगरी वाइज अच्छे से अपने लर्न करना है। वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, और हिंदी की सभी ध्वनियों में इस पर क्या क्या डिफरेंट है, ये सब आएगा। इसके बाद संयुक्त वर्णों का अनुसार, अनुशासन, चंद्र बिंदु में क्या अंतर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी की सभी इम्पोर्टेंट है इसमें से, क्योंकि ये 30 मार्क्स, क्योंकि इसमें से भी 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, इसलिए इसमें मैं ये कहूँ कि ये छोड़ दीजिए, नहीं सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें विराम, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस हमें इसको प्रैक्टिस में लेना है, ठीक है ना। तो ये इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है कि अल्प विराम क्या है और अर्ध विराम क्या है, पूर्ण विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, विस्मयबोधक क्या होता है, तो ये सब हमें प्रैक्टिस से करना है। विलोम समानार्थी, तुकांत समानार्थी और समान ध्वनियों वाले शब्द, हमें अपना एक टाइम ड्यूरेशन बनाना है कि हमें 2 घंटे हिंदी को देने हैं, 2 घंटे इंग्लिश को देने। किसी पार्ट को हमें कमज़ोर नहीं समझना है कि हम इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे, उसमें को कम करेंगे, ठीक है। सभी को अच्छे से इस टाइम के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें, उसके बाद अपनी तैयारी करते जाएं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब वचन, लिंग, काल कौन कौन से होते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देश शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ठीक है। इसके बाद संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, और स्वर संधि के तो इतने पार्ट होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए और उसी के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। झट से आप पहचान लेंगे किस में कौन सी संधि है। और क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, संधि से भी आता है और अलंकार से भी आते हैं, ठीक है। तो ये समास अलंकार हो गए। समास कितने प्रकार के होते हैं, बहुव्रीहि समास है, तो इस प्रकार से समास भी आते हैं, अलंकार भी आते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं, कवियों एवं लेखकों की रचना, तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, 2-4 आ जाते हैं। इसके बाद आता है भाषा विकास का अध्यापन, तो पेडागोगी है, तो पेडागोगी से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ लेना है इसको भी, अपने थोड़ा बहुत टाइम इसको भी डेली देना है, पेडागोगी को भी। संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से चुनाव करना है। तो हम यहाँ इंग्लिश देख लेते हैं। पहले अनसीन पैसेज आता है, जस्ट हिंदी की तरह, सेम हिंदी की तरह अनसीन पैसेज आएगा और उसमें से क्वेश्चन आएंगे। सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट के भी पार्ट हो जाते हैं एंड प्रेडिकेट को भी हम डिवाइड कर देते हैं। एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के कितने प्रकार को। तो उसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके आगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सेंटेंस दे सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, ए एन दी, तो किसके आगे आपको दी लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना है। और पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके बाद जेंडर, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे है उर्दू, तो ये उर्दू में आप देख लीजिए, जिसके पास उर्दू हो तो वो अपना ये देख ले, उसी की तरह होता है। उसके बाद ये उर्दू का सिलेबस हो गया। और उसके नेक्स्ट है संस्कृत, जिसमें पहला पॉइंट यही है, अपठित अनुच्छेद। उसके बाद ये सब आ जाएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब।
तो उसमें भी सर्वनाम, क्रियाएं, संधि, संज्ञाएं। उसके बाद आता है भाषा विकास, तो ये पेडागोगी इसमें भी आएगी। इंग्लिश की भी पेडागोगी आती है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। मैथ, तो पहला संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। नेक्स्ट है लघुत्तम, महत्तम, ठीक है। नेक्स्ट है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्नों का किस तरह से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आएगा। दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो इससे अधिक क्वेश्चन आते हैं। एक एक नियम, प्रतिशत वाले से अधिक आते हैं। लाभ, हानि आते छोटे ही हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, हार्ड मतलब मैथ नहीं आता है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। साधारण ब्याज आएगा, सिंपल ब्याज आती है, सिंपल लाभ हानि आती है, प्रतिशत भी इसी प्रकार से आते हैं। और इसमें कोण, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। धन, रुपया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मापन, समय, तौल, धरता, लंबाई, ताप, ये सब आ गया। उसके बाद आता है पृष्ठ, त्रिभुज, आयत, वर्ग, तो इनसे क्षेत्रफल निकालना, इनका वर्ग क्या हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, घन, घनाव, तो इस प्रकार से घन, घनाव भी आपके एग्जाम में आता है। इसमें से इनका क्षेत्रफल क्या है, आयत, वर्ग का। रेलवे, बस, समय सारणी दे देते हैं, तो कम क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाले उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से अधिक क्वेश्चन आते हैं। आंकड़ों एवं प्रस्तुतिकरण, निरूपण, तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस, और ये मैथ का पेडागोगी, ठीक है। तो ये पेडागोगी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगला है पर्यावरण अध्ययन। साइंस है, हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से ही आते हैं और साइंस से, इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। इन दो टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। परिवार आता है, भोजन, तो भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब साइंस के अंतर्गत आ गया। आवास, पेड़ पौधे, जंतु, परिवेश, मेला, स्थानीय, जल, यातायात एवं संचार के साधन, ठीक है। खेल, भारत की नदियाँ, पठार, यातायात, ये ज्योग्राफी का हो गया, संविधान से ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। उसके बाद आपका ये आ गया पंचायत, नगर पंचायत, तो ये कौन सी एक्ट में बनी है, संविधान में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इसमें राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, मतदान किस प्रकार से होता है, कितनी एज पे होता है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, और पर्यावरण की आवश्यकता इम्पोर्टेंट, और इसके लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, तो एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरनमेंट से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेडागोगी है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, व्याप्ति, और ये पर्यावरणीय शिक्षा, क्रियाकलाप, प्रयोग, चर्चा, सतत एवं व्यापन मूल्यांकन, और शिक्षण सामग्री, उपकरण। और आप तैयारी के लिए सबसे अच्छा है कि हर पार्ट को आप टाइम दें। ये नहीं कि आप हिंदी को अधिक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश को अधिक पढ़ रहे हैं, हिंदी को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अधिक नंबर लाना, ये नहीं कि आपको पास होना है, पास नहीं होना है, उसमें अधिक से अधिक अंक लाना, ये आपकी वो होनी चाहिए पहली प्राथमिकता। तो इसलिए हर पार्ट के लिए आप अपना टाइम बना लीजिए कि हमें हर पार्ट को इतना टाइम देना है। ओके, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा सिलेबस। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।